आज हम लोग कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप CP के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसका लोकेशन देखेंगे, किस साइकिल में लोकेटेड होता है, इसका क्या रोल है उस साइकिल में। उसके बाद सिंप्लीफाइड डायग्राम देखने वाले हैं, लाइन डायग्राम और कनेक्शन देखेंगे CP का, और 500 मेगावाट के CP के लिए डिज़ाइन पैरामीटर क्या क्या होता है वो सब भी देखने वाले। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर CP फेल करता है, सारे CP फेल कर जाते हैं, तो यूनिट पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा वो भी डिस्कशन करेंगे। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी अगर सारे CP फेल करते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नीड एंड लोकेशन। CP का नीड क्या है, पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये वाटर स्टीम साइकिल में लोकेटेड होती है। वाटर स्टीम साइकिल में ये कंडेंसर के बाद लोकेटेड रहती है और LP हीटर के पहले लोकेटेड होती है। तो इसका लोकेशन क्लियर है, कंडेंसर के बाद, तो ये कंडेंसर से कनेक्टेड रहेगी। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका पर्पस हो गया कि ये हॉट वेल से सक्शन लेगी। हॉट वेल से सक्शन लेने के बाद ये सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट करेगी कंडेंसेट का। वो सफिशिएंट प्रेशर इसको कंडेंसेट को यहाँ डीएरेटर तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। सो मेनली ये कंडेंसेट साइकिल में आता है, ये कंडेंसेट साइकिल का पार्ट है। इस साइकिल में CP आती है और CP का मेन पर्पस है इस कंडेंसेट साइकिल को फ्लो प्रोवाइड करना। CP का फंक्शन हो गया डीएरेटर के लेवल को मेंटेन करना। CP कंडेंसेट साइकिल में डीएरेटर के लेवल को मेंटेन करती है। डीएरेटर क्या है, वो एक लार्ज स्टोरेज टैंक है जिसमें वाटर कलेक्ट होता है और इसके नीचे पंप लगा होता है BFP, बॉयलर फीड पंप, जो मेन पंप है। ये पंप आगे की तरफ भेजकर बॉयलर में वाटर को भेजता है जहाँ ये ड्रम में स्टीम में कन्वर्ट होती है। सो अगर सपोज करते हैं सारे CP फेल कर गए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डीएरेटर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। पर डीएरेटर एक लार्ज टैंक है जिसमें काफ़ी वाटर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो ये वाटर कुछ देर तक BFP को, मेन पंप को वाटर सप्लाई दे सकती है और ये आगे की साइकिल हेल्दी कंडीशन में रन करता रहेगा। कुछ टाइम के बाद डीएरेटर की लेवल ड्रॉप कर जाएगी, उसके बाद वाटर सप्लाई आगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिस कारण से फर्दर यूनिट को बंद करना होगा या यूनिट ट्रिप कर जाएगी। सो CP के फेल्योर से, सारे CP के फेल्योर या ट्रिपिंग से यूनिट इमीडिएटली बंद नहीं किया जाएगा। CP को ठीक करके रीसेट करके फिर से स्टार्ट किया जा सकता है और साइकिल को रनिंग कंडीशन में रखा जा सकता है। सो CP के कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हैं। LP टरबाइन से स्टीम नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ कंडेंसर में कंडेंसेट होगा और हॉट वेल में ये पूरा कंडेंसेट कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 लाइन एक कॉमन हेडर बनाएगी और उसके बाद 3 लाइन बनेगी CP A, B एंड C, 3 CP के सक्शन के लिए। यहाँ से CP सक्शन लेने के बाद डिस्चार्ज करेगी। डिस्चार्ज होने के बाद ये फिर से एक कॉमन हेडर बनाकर प्रेशर के साथ आगे की तरफ चली जाएगी डीएरेटर के लिए। सो रोल इसका क्लियर हो गया है कि यूज टू पंप वाटर फ्रॉम हॉट वेल टू डीएरेटर थ्रो GSC CPU DC LP हीटर। ये रास्ते में इसके पड़ेगा। GSC ग्लैंड स्टीम कूलर, CPU कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट, ड्रेन कूलर, LP हीटर 1, 2 एंड 3, ये सारे इसके पाथ में आएगा। तो सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए सो डैट ये इन सारे इक्विपमेंट को पास करके डीएरेटर तक वाटर को पहुंचा पाए। 500 मेगावाट यूनिट के लिए 3 CP होती है जिसमें से 2 रनिंग होता है और एक स्टैंड बाई में होता है। इमरजेंसी केसेस में ये स्टैंड बाई स्टार्ट हो जाएगा। CP जो पंप है, ये एक पंप है, इसका मेन पर्पस है प्रेशर क्रिएट करना और फ्लो कराना। ये एक मल्टी स्टेज पंप है, 6 स्टेजेस होते हैं। वर्टिकल होता है ये डिज़ाइन में और सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। इसका मतलब ये रोटेट करता रहेगा और इसके इम्पेलर रोटेट करने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करेगी जो कि हेल्प करेगा वाटर को फ्लो कराने में। ये सिंप्लीफाइड
डायग्राम है सीपी का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हॉट वेल है, यहाँ पर कंडेंसेट कलेक्टेड है, यहाँ से सक्शन आया, ये दो हेडर में तीन पार्ट्स में बट गया, एक सी पी बी में सी में, और ये वाला जो लाइन है वो ए में आ रहा है। ए का फुल वर्जन यहाँ दिखाया गया है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ एक सक्शन वाल्व लगा होगा, उस सक्शन वाल्व से होते हुए वाटर आगे की तरफ जाएगी। सक्शन वाल्व अगर क्लोज कर देंगे तो वाटर आगे की तरफ नहीं जा सकती है। सक्शन वाल्व क्रॉस करने के बाद ये एक सक्शन स्ट्रेनर में आएगा जहाँ वाटर की क्लीनिंग होगी। ये सक्शन स्ट्रेनर काइंड ऑफ मैस है, जाली जैसा रहता है, उससे बड़े जो भी मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल, वो सब वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। आगे जाने के बाद ये पाइप से होती हुई इस बॉक्स के अंदर घुस जाएगी। यहाँ बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन जॉइंट पाइप के लिए है। जब वाइब्रेशन आता है तो पाइप थोड़ी आगे पीछे वाइब्रेट कर सकती है, उस समय रिजिडिटी होने के कारण पाइप पे स्ट्रेस डेवलप ना हो, इसके लिए थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल किया गया है और एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर वाटर यहाँ आने के बाद इस पूरे बॉक्स में फिल होती है। ये बॉक्स कैनिस्टर बॉक्स कहलाता है। इस पूरे बॉक्स में फिल हो गई, और ये जो बीच में रॉड जैसा दिख रहा है ये है एक्चुअल में पंप। ये पंप की केसिंग है पूरी। इस केसिंग के अंदर है रोटेटिंग ब्लेड्स या शाफ्ट, जिसे इम्पेलर कहा जाता है। ये जो ऊपर दिख रहा है वो रोटेट नहीं करता है, इसके अंदर इम्पेलर ब्लेड है, वो शाफ्ट है, वो रोटेट करेगा। इस पूरे बॉक्स में पानी भर गया जो कैनिस्टर बॉक्स है। यहाँ नीचे से पानी एंटर करता है, वाटर की एंट्री नीचे से होती है। यहाँ पर ओपनिंग होता है, एंट्री पॉइंट, दोनों साइड से एंट्री कर गई वाटर। एंट्री करने के बाद ये इम्पेलर में घूमती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये प्रेशराइज होके ऊपर की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर 6 स्टेज दिखाए गए हैं, वो 6 स्टेज में 1 बाय 1 स्टेप वाइज प्रेशर इंक्रीज होते हुए ये वाटर यहाँ तक आ जाती है। यहाँ आने के बाद ये डिस्चार्ज करती है, और डिस्चार्ज होकर इस लाइन के थ्रू ये डिस्चार्ज वाल्व से होते हुए आगे की तरफ चली जाती है। यहाँ एक एनआरवी दिखाया गया है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये एक ऐसा वाल्व है जो वन वे फ्लो कराता है, मतलब वो वाटर आगे की तरफ चली जाएगी बट ये रिटर्न नहीं आ सकती है। सो अगर कभी प्रेशर का बैलेंस ख़राब होगा उस केस में भी वाटर रिवर्स नहीं करेगी, हमेशा फ्लो यूनिडायरेक्शनल रहेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ ये सीपी मोटर है, सीपी मोटर में ही पावर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये मोटर का शाफ्ट कपल्ड है सी शाफ्ट कपलिंग के थ्रू मेन शाफ्ट इम्पेलर शाफ्ट से पंप के। ये थ्रस्ट बेयरिंग है, थ्रस्ट बेयरिंग ये जो पूरी शाफ्ट है अंदर में जो इम्पेलर ब्लेड के साथ जो शाफ्ट है उसको हैंग करके रखा हुआ है, ये थ्रस्ट बेयरिंग ही है जिस पे ये पूरी हैंग है। ये थ्रस्ट बेयरिंग कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है, और ये पूरे पंप को इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में रखा हुआ है। ये मैकेनिकल सील है। अब क्या हो रहा है कि इस पंप के अंदर जो केसिंग है उसके अंदर हाई प्रेशराइज्ड वाटर फिल की हुई है जो इम्पेलर के रोटेशन के कारण डेवलप हो रहा है। ये वाटर क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट बाहर आ रही है तो यहाँ गैप मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगा। इस क्लियरेंस से हाई प्रेशराइज वाटर बाहर की तरफ लीक कर सकती है। सो इस लीकेज को सील करने के लिए हम लोग एक रिंग जैसा, मैकेनिकल रिंग जैसा स्ट्रक्चर इस पर चढ़ा देते हैं टाइटली। ये सील करके रखता है, बट क्योंकि शाफ्ट रोटेशन में है और ये रिंग स्टैटिक है और टाइट है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगी, और यहाँ मैकेनिकल सील में फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा। ये हीट को कूल करने के लिए मैकेनिकल सील की कूलिंग लाइन भी दी जाती है, मैकेनिकल सील कूलिंग लाइन प्रोवाइड की जाती है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन ये भी है कि ये जो कैनिस्टर होती है वर्टिकल, ये ग्राउंड के अंदर डिज़ाइंड होती है। इसका मतलब ये एक वेल जैसा रहता है जो ग्राउंड के अंदर वेल क्रिएट कर दिया जाता है और उसके अंदर इसको
फिट करके बैठा दिया जाता है। और बाकी जो पार्ट्स है, सीपी मोटर, ये सारे पार्ट्स और पंप का अपर पार्ट ये बाहर की तरफ होता है या आउटसाइड होगा, और रिमेनिंग जो पंप की पार्ट्स हैं वो सारे ग्राउंड के अंदर होगी, एक वेल के अंदर होगी। इसको कैनिस्टर वेल भी कहा जाता है। ये सीपी की लाइन डायग्राम, सीपी की लाइन डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है। मेन इंपॉर्टेंट लाइंस हम लोग मार्क करेंगे। ये कंडेंसर है, नीचे ये हॉट वेल है, हॉट वेल से 2 लाइन निकल के कॉमन हेडर बना रही है। ये सक्शन लाइन बन गया है, ये सक्शन लाइन आगे की तरफ जाएगा, जाने के बाद ये एक सक्शन वाल्व है उससे पास कर रहा था, उसके बाद ये स्ट्रेनर से पास करेगा जहाँ क्लीनिंग होगी, फिर एक्सपेंशन वाल्व से, ये पार्ट एक्सपेंशन वाल्व है, पाइप के रिजिडिटी के लिए प्रोवाइड किया गया, तो उसके बाद ये कैनिस्टर बॉक्स में आ जाएगा। कैनिस्टर बॉक्स में यहाँ नीचे से एंट्री होगी, 6 स्टेज से ये होते हुए यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से निकल के मेन हेडर में चला जाएगा। सो ये लाइन अगर मार्क करेंगे तो यहाँ से इस तरह से जा रहा है, जाने के बाद ये स्ट्रेनर से होते हुए कैनिस्टर बॉक्स में भरेगा, कैनिस्टर बॉक्स में भरने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस से निकलेगा। निकलने के बाद ये मेन डिस्चार्ज लाइन से निकल के आगे की तरफ डिस्चार्ज वाल्व से होते हुए मेन हेडर में चला जाएगा। सीपी मोटर यहाँ पर है, ये देखेंगे ये थ्रस्ट बेयरिंग है। थ्रस्ट बेयरिंग को भी कूल करना होगा क्योंकि उस पर लोड है, एक्सिल लोड वो ले रहा है, जो हैंगिंग इम्पेलर है उसको पूरा होल्ड करके रखा हुआ, और वो इम्पेलर रोटेटिंग शाफ्ट है। सो इसके लिए कूलिंग प्रोवाइड करनी होगी। ये इक्विपमेंट कूलिंग वाटर से प्रोवाइड किया जाता है। इक्विपमेंट कूलिंग वाटर अंदर जाकर जैकेट कूलिंग करती है, जैकेट में घुसती है उसके चारों तरफ, और उसको कूल डाउन करने के बाद फिर से गर्म होकर बाहर आ जाती है, इन एंड आउट। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो मैकेनिकल सील है। मैकेनिकल सील भी जो केसिंग है, इम्पेलर की केसिंग है, उसे लीक ऑफ बचाने के लिए टाइट रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स पे चढ़ा दिया गया है, और रोटेटिंग पार्ट के साथ ही कांटेक्ट में है। इसको भी कूल करने के लिए कूलिंग वाटर चाहिए। इसके लिए जो कूलिंग वाटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सीपी का जो डिस्चार्ज हेडर है उससे एक लाइन टैप करके वहाँ से लेकर आते हैं और इस मैकेनिकल सील की कूलिंग लाइन में डाल देते हैं, और जो भी इसकी वाटर एक्सेस होती है वो अंदर ही इस कैनिस्टर बॉक्स में गिर जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन देखेंगे, रिसर्कुलेशन लाइन। जो डिस्चार्ज हो रहा होता है किसी भी बड़े पंप में एक लाइन दी होती है रिसर्कुलेशन लाइन। डिस्चार्ज मेन हेडर से जाने से पहले एक लाइन दी होती है जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है या स्टार्टिंग के टाइम जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो वापस से सक्शन टैंक में जा पाए। ये पंप के प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है। सो कभी अगर डिस्चार्ज लाइन में वाटर नहीं जा पाएगा ड्यू टू हाई प्रेशर, तो इसकी जो वाटर डिस्चार्ज है वो ब्लॉक नहीं होगी, वो वापस से रिवर्स होकर सक्शन टैंक में आ जाएगी। यहाँ सक्शन टैंक हॉट वेल है। एक लाइन ये दिया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, बैलेंसिंग लाइन। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हॉट वेल या कंडेंसर वो वैक्यूम में होती है, ये ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ये वैक्यूम में है, इसका प्रेशर एब्सोल्यूट में होता है 0.1 kg/cm², पर ये जो कैनिस्टर बॉक्स है ये नॉर्मल है। इसका मतलब कि अगर इसको कुछ नहीं किया जाएगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। सो प्रेशर इधर कम है, ये लो प्रेशर में है, और कैनिस्टर बॉक्स अगर नहीं कुछ करते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। सो वाटर का जो फ्लो होगा वो सक्शन इधर से इस डायरेक्शन में नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि प्रेशर हाई है कैनिस्टर बॉक्स की तरफ। तो सक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी लाइन प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एक पतली सी लाइन से प्रोवाइड करते हैं, कंडेंसर और कैनिस्टर बॉक्स के बीच में। ये लाइन जैसे ही कनेक्ट किया जाता है और इसको ओपन किया जाता है, इसके वाल्व को ओपन करने के बाद
ये इस साइड से जितने भी एयर हैं उसको अपने साथ खींच के इधर ले जाता है और कुछ वाटर को के पार्ट को भी खींच के ले जाता है, जिसके कारण ये कैनिस्टर बॉक्स जो है वो कंप्लीटली वैक्यूम में आ जाता है। क्योंकि हमने इस कैनिस्टर बॉक्स को वैक्यूम से कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया है, तो कंडेंसर की जो प्रेशर है उतनी ही प्रेशर कैनिस्टर बॉक्स की भी हो जाएगी। एक बार ये कैनिस्टर बॉक्स का बैलेंसिंग लाइन, या इसको कैनिस्टर वेंट भी कहते हैं, इसको लाइन अप कर देते हैं, उसके बाद ये कैनिस्टर बॉक्स अंडर वैक्यूम है और ये रेडी है अब सक्शन करने के लिए कंडेंसर हॉट वेल से। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एक और वेंट लाइन होती है इसमें, जो इसी कैनिस्टर बॉक्स के पास से निकलती है। कैनिस्टर बॉक्स के पास से निकल के ये वेंट लाइन एक टैंक के थ्रू होते हुए कंडेंसर में चली जाती। ये वेंट लाइन किस लिए दिया गया? जब पहली बार जब सीपी स्टार्ट करते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम सीपी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कुछ पार्ट्स कैनिस्टर बॉक्स के अंदर कुछ पार्ट्स में एयर हो जाएगा, वो ट्रैप्ड एयर है। जैसे ही ये सीपी चलेगी, वो ट्रैप्ड एयर ये इस लाइन से बाहर की तरफ पुश आउट होगा और होकर टैंक LPDFT टैंक के थ्रू कंडेंसर में चला जाएगा। रियल पिक्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे सीपी की कुछ इमेजेस हैं। ये सीपी मोटर है, ये काफ़ी बड़ा सा मोटर होता है, हेवी सा होता है। ये बाहर का जो पार्ट दिख रहा है ये सीपी मोटर है। ये सीपी कैनेस्टर है जो निकाल दिया गया है इस तरह से बाहर, अपने वेल से बाहर है। ये पूरी पार्ट जो है ये कैनेस्टर बॉक्स है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। इसके अंदर ही वो केसिंग होती है, इम्पेलर की केसिंग, और फिर इम्पेलर की केसिंग के अंदर वो इम्पेलर शाफ्ट होता है जो रोटेट करता है। ये यहाँ दिख रहा है कैनिस्टर वेल है। कैनिस्टर वेल में ही ये पूरी पार्ट अंदर इस तरह से चली जाएगी और जाकर फिट हो जाएगी। ये पंप का शाफ्ट केसिंग के साथ है, ये पूरा कैनिस्टर के अंदर होगा। ये वाला जो पार्ट है ये पंप का केसिंग है, इसके अंदर पंप है। ये पूरा कैनिस्टर बॉक्स के अंदर होगा, और कैनिस्टर बॉक्स कहाँ होगी? वो कैनिस्टर वेल के अंदर होगी। और ये पार्ट एक्सटर्नल पार्ट है वो पंप का, जिसमें थ्रस्ट बेयरिंग, मैकेनिकल सीलिंग, ये सारी लाइन होगी। ये एंड पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। ये यहाँ दिख पा रहा है, ये सारे ब्लेड्स हैं। यहीं से जब रोटेशन होगा इम्पेलर का अंदर, तो यहाँ से ही सक्शन डेवलप होगा और ये दोनों तरफ से रेडियल सक्शन एंट्री करेगी इस रोटेशन के कारण, जो इम्पेलर अंदर रोटेट करेगा। CP की कंपोनेंट्स ये सारे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। CP मोटर हो गया, CP पंप शाफ्ट हो गया, वॉल्यूट CP की पंप की जो वो केसिंग है इम्पेलर की, उसी को वॉल्यूट कहते हैं। कैनिस्टर बॉक्स हो गया, मैकेनिकल सीलिंग हो गई, वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो सील करके रखता है पानी को। थ्रस्ट बेयरिंग हो गया, थ्रस्ट बेयरिंग की कूलिंग लाइन हो गई। कैनिस्टर वेंट हो गया, बैलेंसिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रिएट करता है वैक्यूम CP के कैनिस्टर में, जिसके कारण सक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। स्टार्टअप वेंट या LPDFT वेंट हो गया, ये जब भी एज मेनी नंबर ऑफ टाइम CP को स्टार्ट करेंगे उस समय जो भी ट्रैप्ड एयर होगा उसको पुश आउट करके कंडेंसर में भेज देगा, सो कि CP की वर्किंग सेफ हो पाए। 500 मेगावाट यूनिट के लिए जो CP यूज़ होता है उसका कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। ये जनरल डिटेल है, मेकिंग कहाँ बनी होती है, पंप किस टाइप का होता है हम लोगों ने देख लिया है। वर्टिकल कैनिस्टर पंप होता है, नंबर ऑफ पंप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 रनिंग होता है, एक स्टैंड बाई में रहता है। नंबर ऑफ स्टेजेस 6 होता है। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, हेड कितना डेवलप करता है, प्रेशर कितना डेवलप करता है, पंप की स्पीड कितनी होती है, RPM, इम्पेलर टाइप, सक्शन किस तरह का होता है, बेयरिंग्स कितने होते हैं। बेयरिंग्स जान लेंगे, एक थ्रस्ट बेयरिंग होता है, 1 थ्रस्ट बेयरिंग, जो हैंग करके पूरा एक्सियल लोड लेता है। ये हैंग करके एक्सियल लोड को स्टैंड करता है, एक्सियल लोड को विथहोल्ड करता है। और 8 रेडियल बेयरिंग्स होती हैं जनरली,
8 रेडियल बेरिंग्स। ये रेडियल लोड लेता है जो गाइड करता है। पावर इफिशिएंसी 3.3 किलोवोल्ट वोल्टेज चाहिए होता है। रेटेड करंट होता है 160 एम्पियर। स्टार्टर की करंट 195 एम्पियर होती है। इफ़िशेंसी अप्रॉक्सीमेटली 77% होती है। इसका मतलब ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग इनपुट कर रहे होंगे उसका 77% वो पावर कन्वर्ट होके प्रेशर एनर्जी में डेवलप कर पाएगा।